नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गार्गी क्लासेज पर। आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नोट्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। तो जिसके अंदर सबसे पहला हमारा टॉपिक है, हाल ही में ब्रिक्स देशों की एक मीटिंग हो रही है, जिसके अंदर कोविड-19 के विरुद्ध जो विदेश मंत्रियों की एक बैठक होगी, जिसके अंदर सभी ब्रिक्स देशों के जो विदेश मंत्री हैं वो हिस्सा लेंगे। यह बैठक कोविड-19 के से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए की जा रही है, जिसके अंदर भारत की ओर से जो प्रतिनिधि के तौर पर भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर इसके अंदर भाग ले रहे हैं। यह बैठक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस बैठक के अंदर काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाले संक्रामक और ख़तरनाक जो रोग है कोविड-19, उससे लड़ने की संभावित संयुक्त उपायों पर चर्चा करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अब हम बात करें ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जिसके अंदर 5 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके प्रथम नामाक्षरों यानी BRIC और S, इन सभी से शब्द ब्रिक्स की रचना की गई है। इस ब्रिक्स जो संगठन है, इसकी स्थापना वर्ष 2009 के अंदर की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों के अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये 4 राष्ट्र इसकी संस्थापना में शामिल थे। और इसके बाद में वर्ष 2010 के अंदर अगले ही वर्ष साउथ अफ्रीका भी इसके अंदर शामिल हो गया था और इस तरह से इसके कुल सदस्यों की संख्या 5 हो गई है। इसके सभी 5 सदस्य G20 के सदस्य भी हैं। G20 जो कि 20 राष्ट्रों का समूह है, जिसके अंदर 19 राष्ट्र और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, उसके भी ये ब्रिक्स राष्ट्र सदस्य हैं। और इसके जो 5 सदस्य देशों के अंदर, यानी ब्रिक्स के जो सभी 5 सदस्य देश हैं, उसके अंदर विश्व की लगभग 41% जनसंख्या निवास करती है। और वर्ष 2018 के अंदर इन 5 देशों की जो संयुक्त GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो 18.6 ट्रिलियन डॉलर आंका गया था। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स भारत के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए इसकी क्या महत्व है, क्या महत्ता है इसकी ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स हाल ही में विकासशील देशों की आवाज़ बन गया है। और क्योंकि पश्चिमी देश जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के क्लाइमेट चेंज तक के शुरू होने वाले सभी मुद्दों पर अपनी चुनौतियों को बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रिक्स भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है UNSC, जिसके अंदर भारत अपनी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस जो परमानेंट मेंबरशिप यानी स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के अंदर चीन राह के अंदर रोड़े लगा रहा है। इस वजह से उसे चीन के साथ में अपना जो संबंध को सुधारने के लिए ब्रिक्स एक मंच प्रदान करता है। इसे प्राप्त करने के लिए चीन का गतिरोध उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार ब्रिक्स चीन के साथ जुड़ने और विवादों को हल करने के अवसर के रूप में भी कार्य करते हैं, क्योंकि जब इन दोनों देशों के जो प्रतिनिधि एक दूसरे से मिलते हैं, तो कुछ मुद्दों पर उनमें सुलह की संभावनाएं बन जाती हैं। हाल ही में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी इंटरनेशनल डांस डे मनाया गया, जो प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है इवेंट्स तथा उत्सवों के माध्यम से जो नृत्य है उसे बढ़ावा देना है। इस दिवस को डांस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा शुरू किया गया था और बाद में इसे यूनेस्को ने आधिकारिक मान्यता दे दी थी। इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए यूनेस्को का एक मुख्य पार्टनर है। और इंटरनेशनल डांस डे के लिए 29 अप्रैल को ही इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन जो फ्रांसीसी डांसर जीन जॉर्जस का जन्म भी हुआ था। वे आधुनिक बैली डांस के जनक और महान नृत्य सुधारक भी रहे थे। भारत सरकार ने स्थापित की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की। भारत सरकार ने हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी IFSCA की स्थापना की है। इस अथॉरिटी का जो मुख्यालय है वो गुजरात के गांधीनगर के अंदर स्थापित किया जाएगा और इस प्राधिकरण की स्थापना एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है। भारत सरकार के द्वारा जारी यह अधिसूचना IFSCA अधिनियम 2019 के कुछ प्रभावों को लागू करती है। यह प्राधिकरण भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय बाजारों को विनियमित करेगा, यानी कि वित्तीय जो लेन देन है उनको विनियमित करने का कार्य करेगा।
इस प्राधिकरण का जो मुख्य कार्य है वह वित्तीय उत्पादों को विनियमित करना है, जैसे कि बीमा के अनुबंध, जमा, वित्तीय संस्थानों की प्रतिभूतियां जिन्हें नियामकों के द्वारा अनुमोदित किया गया हो। अब ये जो नियामक हैं उनमें मुख्य रूप से हैं आरबीआई ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, इसके अलावा पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी और IRDAI यानी भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, ये सभी इसके अंदर शामिल है। सेबी का पूरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड इसका पूरा नाम है, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स है IFSC, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र जो है वो कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने के लिए सेवाएं प्रदान करेगा, यानी विभिन्न जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनसे जुड़े उद्योगों, व्यक्तियों और सरकारों को फंड जुटाने के लिए सेवाएं देगा। यह ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, इसके अलावा बैंकों या अन्य कंपनियों के विलय, रिस्क मैनेजमेंट ऑपरेशन आदि पर भी फोकस करेगा। IFSCA भारत में IFSC के लिए एक इंटीग्रेटेड अथॉरिटी यानी एकीकृत प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और इसमें सेबी, RBI, IRDAI जैसी कई नियामकों का बोझ कम हो जाएगा, यानी इनके कार्यों को यह अब कम करेगा, उनके कार्यों में हिस्सेदारी करेगा। इसलिए ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो सभी बीमा और पूंजी बाजार हैं उन्हीं के द्वारा विनियमित किए जा रहे हैं और अब इनके विनियमन के लिए एक और संस्था IFSC बन रही है। हाल ही में मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। बॉलीवुड के जो मशहूर अभिनेता इरफान खान का मुंबई में निधन हो गया। वे कैंसर से पीड़ित थे। इरफान खान वर्तमान हिंदी सिनेमा के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे। इरफान खान, जिनका जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान के जयपुर ज़िले में हुआ था, उन्होंने अपने जो 30 वर्ष लंबे करियर में कई भारतीय फिल्मों के साथ विदेशी फिल्मों में भी कार्य किया था। उन्हें वर्ष 2011 के अंदर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इरफान खान ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1988 के अंदर सलाम बॉम्बे नामक फिल्म से की थी और इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जो हाल ही में रिलीज़ हुई हैं। इसके अलावा द नेमसेक, लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर, द लंच बॉक्स, पीकू, नो बेड ऑफ रोजेज, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो, इस तरह की कुछ हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं बहुत सारी जिनके अंदर उन्होंने काम किया, जिनमें से जैसे द लंच बॉक्स, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो, ये सभी जो आप देख पा रहे हैं नाम, ये सभी हॉलीवुड मूवीज़ के नाम हैं। इसके अलावा जो बची हुई जो मूवीज़ हैं वो बॉलीवुड की हिंदी मूवीज़ हैं। साथ ही आप इसमें एक तस्वीर देख पा रहे हैं जो दिवंगत अभिनेता इरफान खान की तस्वीर है। अगला हमारा टॉपिक है चकमा और हाजोंग। हाल ही में अधिकार और जोखिम विश्लेषण समूह यानी राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश में चकमा और हाजोंग समुदाय के हेतु भोजन सुनिश्चित कराने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप की मांग की, यानी कि उन्होंने ये मांग की है कि भारतीय प्रधानमंत्री इनके भोजन के लिए व्यवस्था करें, इस प्रणाली के अंदर हस्तक्षेप करें। चकमा और हाजोंग समुदायों को कथित तौर पर कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र केंद्र सरकार के द्वारा घोषित कोविड-19 आर्थिक राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों समुदाय के जो सदस्य हैं कानूनी रूप से भारत के नागरिक बन गए हैं, इसलिए भोजन से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 जिसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन रहकर ही उसे उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता। तो ये अनुच्छेद 21 के अंदर उल्लेखित किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार करते हुए इसे भोजन के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है। तो इसी आधार पर उन्हें भोजन से वंचित करना अनुच्छेद 21 का एक उल्लंघन माना जाएगा। ये जो निर्जातीय लोग हैं वो चटगांव पहाड़ी इलाके के अंदर रहते थे, जिनका अधिकांश भाग बांग्लादेश के अंदर स्थित था।
स्थित है। अब हम बात करते हैं इनके चकमा जो हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जबकि हजोंग लोग जो हैं उनका संबंध हिंदू संप्रदाय से है, हिंदू धर्म से है। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। ये जो दोनों जो चकमा और हजोंग जो समुदायों के जो लोग हैं, ये मुख्य रूप से भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर निवास करते हैं। जो चकमा जो लोग हैं, चकमा और हजोंग शरणार्थी, वो मूलतः पूर्वी पाकिस्तान, अब हम थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे। इस मैप में आप देख पा रहे हैं पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश भी कहा जाता है। तो ये जो चकमा और हजोंग जो लोग हैं, हजोंग समुदाय के जो लोग हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान, जिसे ये आप हिस्सा देख पा रहे हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है। इस पूर्वी पाकिस्तान जिसे बांग्लादेश भी कहा जाता है, इसके चटगांव हिल्स ट्रैक्टर्स के निवासी थे, किंतु बांग्लादेश में कर्णाफुली ये जो चटगांव हिल ट्रैक्टर्स आप देख पा रहे हैं, ये हिस्सा है चटगांव हिल ट्रैक्टर्स, यहाँ के निवासी थे। किंतु बांग्लादेश में जो कर्णाफुली नदी पर बनाए गए कप्ताई बांध के कारण जब वर्ष 1960 में उनका जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो गया, और बांग्लादेश के अंदर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा इनका धार्मिक उत्पीड़न किया गया, तो इसका सामना करने के कारण इन दोनों समुदायों ने असम की लुसाई पहाड़ी के माध्यम से भारत के अंदर प्रवेश किया। ये आप देख पा रहे हैं लुसाई पहाड़ी असम की, जिसे वर्तमान में मिजोरम के नाम से जाना जाता है, मिजोरम कहा जाता है। इसके बाद में भारत सरकार के द्वारा अधिकांश जो शरणार्थी हैं उन्हें अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जिसे पूर्व में उत्तर पूर्व सीमांत एजेंसी भी कहा जाता था, जिसको NEFA कहा जाता था, तो उसके अंदर जो कुछ निर्मित किए गए कुछ जो राहत शिविर हैं उनके अंदर उन्हें भेजा गया था, जैसे जिनके अंदर एक तो सुबनसिरी जिला है, इसके अलावा लोहित है, तिरापा है, ये कुछ क्षेत्र हैं जिनके अंदर राहत शिविर बनाए गए और वहाँ इन्हें प्रतिस्थापित किया गया था। वर्ष 2015 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को अरुणाचल प्रदेश में रह रहे अधिकांश चकमा और हजोंग शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का आदेश दिया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उन्हें, भारत सरकार को। उल्लेखनीय है कि दोनों समुदाय नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, जो हाल ही में काफ़ी चर्चित रहा है 2019 के अंदर, तो उसके दायरे में नहीं आती हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश CAA से छूट प्राप्त राज्यों में से एक है। वर्तमान में चकमा और हजोंग नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जन्म से ही वर्तमान में चकमा और हजोंग नागरिकता अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार जन्म से ही वे नागरिक हैं, और इनके पास जो भारतीय नागरिकता है भारतीय नागरिक के रूप में वोट देने का अधिकार है, जो उन्हें वर्ष 2004 के अंदर ये अधिकार प्रदान किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति जो कि एक डैशबोर्ड है। हाल ही में IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड, जिसका नाम प्रकृति है, उसे विकसित किया है। प्रकृति का जो फुल फॉर्म है वो प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया रखा गया है, जिसके कुछ शब्दों को जैसे PRACORTI, इन शब्दों को जिनको इस नाम के अंदर जो कैपिटल किया गया है PRA, जैसे आप देख पा रहे हैं PRACR, इसके अलावा ITI, तो इससे प्रकृति शब्द बना है। ये वेब बेस्ड डैशबोर्ड भारत के 3 सप्ताहों की अवधि तक कोविड-19 के मामलों की राज्य और जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणियां प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट और मौसम के पैटर्न के बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डेटा को साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है, जिससे कि ये उनका विश्लेषण कर सके। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे कि जिले की सीमाओं को बंद करने और जिले के भीतर लॉकडाउन के विभिन्न स्तरों को लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। इसमें कोविड-19 के मद्देनज़र जिला, राज्य और सीमाओं के अंदर जो लोगों की आवाजाही है उसके प्रभाव को शामिल किया गया है। और प्रकृति जो है
प्रकृति जो डैशबोर्ड है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या NDMA भी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, इनसे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक जिले के राज्यों के R0 परिणामों को यानी R0 वैल्यूज को प्रदान करता है। अब हम R0 के बारे में हम देख लेते हैं। R0 जिसे पुनरुत्पादक संख्या भी कहा जाता है या रिप्रोडक्शन नंबर भी कहा जाता है, जिसे ये आप देख पा रहे हैं, ये है R0 लिखा हुआ है, जिसे 0 को 0 न पढ़ करके नॉट पढ़ा जाता है, तो इसे R0 के रूप में उच्चारित किया जाता है। यह उन लोगों की संख्या को बताता है जिनमें कि संक्रमण से संबंधित बीमारी किसी एक संक्रमित व्यक्ति से फैलती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई एक व्यक्ति 5 लोगों को संक्रमित करता है, एक संक्रमित व्यक्ति जो 5 अन्य सामान्य व्यक्तियों को संक्रमित करता है, तो जो R0 है उसका मान 5 माना जाएगा, यानी उसने क्योंकि 5 लोगों को उसने संक्रमित किया है। साउथ एशियन सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम 23 अप्रैल 2020 को दक्षिण एशियाई जो मौसमी जलवायु आउटलुक फोरम है यानी सीजनल क्लाइमेट आउटलुक फोरम SASCOF, उसने दक्षिण एशिया में आगामी दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद जताई, यानी उसने यह आशा की है कि बारिश सामान्य ही रहेगी। SASCOF जो है वो अफ़गानिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और म्यांमार सहित दक्षिण एशियाई देशों के मौसम विज्ञानियों और हाइड्रोलॉजिकल विशेषज्ञों का एक संघ है। इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के समर्थन से वर्ष 2010 के अंदर स्थापित किया गया था। इसमें जो शामिल देश हैं उनका क्षेत्रीय पूर्वानुमान जारी करने के लिए सामूहिक रूप से काम ये करते हैं। अफ़गानिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है, उसको छोड़ कर के ये सभी दक्षिणी एशियाई जो देश हैं उनमें दक्षिण पश्चिम मानसून की तरह सामान्य मौसम और जलवायु संबंधी विशेषताओं का सामना जो करते हैं। जो SASCOF है उसको एक ऐसे मंच के रूप में स्थापित किया गया था जहां म्यांमार के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन जिसे SAARC भी कहा जाता है, उसके सदस्य देशों के मौसम विज्ञानी सामान्य मौसम और जलवायु से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। SASCOF के जो कार्य हैं वो हम बात कर लेते हैं। जो क्षेत्रीय पैमाने पर आम सहमति वाली मौसम जलवायु संबंधी सूचना तैयार करता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टिकोण तैयार करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। इसी के साथ जो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, तो अब बारी है हमारे आखिरी में पूछे जाने वाले प्रश्न की, जिसका जवाब आपको अपने बताना है। तो हमारा आज का जो प्रश्न है, सिप्री की जो रिपोर्ट्स के अनुसार, सिप्री की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत की जो सैन्य व्यय की दृष्टि से 2019 के अंदर विश्व में भारत तृतीय स्थान पर रहा है। भारत के सैन्य व्यय में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप इसका अनुमान लगाएं, आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका जवाब है 6.8%। 6.8% की वृद्धि हुई है और यह 71.1 बिलियन डॉलर हो गया है। इसी के साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू।